दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर के नजीबाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पैगाम ए इत्तेहाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में ओवैसी ने देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के हालात और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने एकता, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी पर भी अपना पक्ष रखा। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का पूरा बयान सिर्फ दैनिक निष्पक्ष पोस्ट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार हमारी माँ और बहनें, गयूर नौजवान साथियों, मौअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नजीबाबाद की इस मुबारक सरजमीन पर मुनक़्क़द होने वाले जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को और मजबूत करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमारी सियासी क़ियादत को अल्लाह मजबूत करे और हमारी आवाज़ों को बेबाकी के साथ ऐसे उम्मीदवार कामयाब करे जो गरीब और मज़लूमों के इंसाफ की लड़ाई आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ और आपकी आवाज़ बन सके। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब आरिफ साहब, शाहिद साहब, महफूज साहब, शमशाद साहब, सरताज साहब, इमरान साहब, साहिर मलिक साहब और इस जलसे के कन्वीनर मेरे भाई जनाब आफ्ताब अंसारी साहब, मैं उनका ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़िला के प्रभारी शहजाद खां साहब, महताब चौहान साहब जो पिछले कई दिन से यहाँ पर क़याम करके इस जलसे को कामयाब करने के दिन रात मेहनत की, मुफ्ती रियाज़ मेहदी क़ासमी साहब, हकीम अब्दुस्सलाम साहब, इंतज़ार अंसारी साहब, शाहिद सैफ़ी साहब, अखिल सैफ़ी साहब, नज़ाकत अली साहब, हमारे मेरे छोटे भाई जनाब मनमोहन जा पंडित, शादाब साहब, एहसन मंसूरी साहब और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शौकत अली साहब। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले ख़िराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा और दुआए मग़फ़िरत हम सब मिलकर करेंगे कि आप और हमने एक अज़ीम आलिम दीन को हमने आज खोया, जिनका नाम हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब था। वो जय्यद आलिम दीन थे, बेबाक थे और हक़ बात को कहने से डरते नहीं थे। आज वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज वो यहाँ से इस दुनिया से रुख़्सत होकर आज उनका इंतकाल हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और आप तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि हम लोग हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ख़बर को कुशादा फरमा दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका एक नेक नेमर बदल इस दुनिया में आपको और हमको अल्लाह दे दे। मैं इस बात को कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो मुझे हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, मैं लखनऊ गया उनके घर पर
और वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने हम तमाम की बड़ी हौसला अफजाई की और बल्कि उन्होंने हमसे ये भी कहा कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत और उसकी एक सियासी आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे हमेशा उनकी कमी महसूस होती रहेगी, मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जो यहाँ पर आएगा उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। कोई आगे है तो कोई पीछे है। हम अल्लाह से दुआ ही करते रहेंगे कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखने आया हूँ कि आपको और हमको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम ने मजलिस को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब आवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हज़ारों लाखों लोगों को जमा करके क़रारदादें मंजूर करके जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ में विकास चाहते हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहते हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीक़े से अपने दीन पर अमल करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फ़िरक़ा परस्ती में इजाफा होगा, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फ़िरक़ा परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मजलूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असम्बली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो सदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहाँ पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं
समझौता नहीं होगा। तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी। अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहाँ पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती। बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी नौजवानों की जवानी अच्छी रहेगी, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। हम अपने घर में हमारी माओ की आंख में आंसू नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखेंगे अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बाद में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बाद में आया तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को तब्दील कर दिया जाए या फिर मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। बताओ आज संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था
तो मजलिस के मुखालिफीन कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं कह रहा था कि वक्त बा यूजर खत्म हो जाएगा, तो नादान कह रहे थे नहीं नहीं वक्त बा यूजर रहेगा। अरे वक्त बा यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया? अगर वक्त बा यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान अपनी जान की बाजी लगा दे, और मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे, और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके वक़ार के लिए कुर्बान कर देगा। मगर नौजवानों, ये हाल आज हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। गंगा में कश्ती में रमजान के दिन में हमारे 14 मुस्लिम नौजवानों ने रोजा खोला। उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने गोश्त खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। 2 महीने तक वो 14 मुस्लिम बच्चे जेल में थे, 2 महीने तक जेल में थे। कितने ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज उठाई, अपनी जबान को जुम्बिश दी, सब गूंगे बनकर बैठ गए। एक दीवाना मजलिस का ओवैसी पुकार रहा था, ये बच्चों पे जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। और वही आप देखते हैं कि चंद दिन पहले एक वीडियो आई कि कोई लोग कश्ती में बैठकर शराब भी पी रहे हैं, मुर्ग भी गोश्त पका रहे हैं। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और दूसरे दिन उनकी बेल हो गई, दूसरे दिन उनकी बेल हो गई। बताओ, कानून के इस्तेमाल में भी इस तरह का इम्तियाज होता है, कानून के इस्तेमाल में भी नरमी दिखाई जाती है। जो मुसलमान थे वो 2 महीने जेल में थे बच्चे, और जो मुसलमान नहीं थे 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है। बताओ, ये खुली फिरका परस्ती भाजपा और आरएसएस की और योगी आदित्यनाथ की नहीं है तो फिर किसकी है बताइए आप? 24 घंटे में बेल हो गई और वो बच्चे 14 दिन तक जेल की सलाखों में परेशान रहे। पूरा रमजान वहां पर गुजार दिया, ईद वहीं पर गुजार दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के कायदीन गूंगे बनकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बात पर गौर फरमाइए। याद रखिए, जब आप यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तुम यहां से एक फिक्र लेकर उठो, तुम यहां से एक सोच लेकर उठो, ताकि वो फिक्र और सोच तुम्हारे दिलो दिमाग में एक इनकलाबी तब्दीली को पैदा कर दे। याद रखो, बीजेपी और आरएसएस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आ रहा है और जैसा हमारा भाषण खत्म होगा, हमारे दोस्त टीवी पर जाकर जो हमसे बेइंतहा इतनी मोहब्बत करते कि अपने घर में अपने बुजुर्गों से नहीं करते हो, इसी से करते हैं, और टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे ये हमारे वोट को डिवाइड करने आ रहा है। अरे कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ? कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ? कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है? बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए। और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे,
आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? कैसे चले गए मोदी अमित शाह बीजेपी के पास? वो 60 विधायक भाग गए ममता के। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था कि बंगाल के मुसलमानों से ममता बनर्जी ने धोखा दिया उनको। मैं आदादो शुमार पेश करता रहा और आज भी पेश कर सकता हूं। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय नाटक के कि ईद के दिन ईदगाह के सामने आकर सर पर कपड़ा डालकर हाथ ऐसा करके दुआ करके ये बताना कि देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। अरे हमदर्द अगर है तो गरीबी का खात्मा क्यों नहीं हुआ? हमदर्द अगर है तो हमारी बहनें जो मालदा मुर्शिदाबाद में 900 1000 रुपये लेकर 1000 बीड़ी बनाती हैं, मेरे भाई याद रखिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यहां पर आपने देखा कि 3 मर्तबा आपने समाजवादी पार्टी के तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया। तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया, मगर ये ऐसे तस्लीम साहब हैं जिन्होंने नजीबाबाद की जनता को तस्लीम नहीं किया, मुस्तरद किया। हम साल में 2 मर्तबा चांद देखकर हमारे उलमा ईद का ऐलान करते हैं। ये ऐसा चांद है जो 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। और आपने बीजेपी के डर से उनको वोट दिया तो तस्लीम साहब ने समझ लिया कि मुझे नजीबाबाद में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी का नाम लेके डराऊंगा तो लोग मुझे तस्लीम कर लेंगे। सुन लो तस्लीम साहब, अब नजीबाबाद की जनता मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तस्लीम करेगी और कबूल करेगी, क्योंकि आपने तो कोई काम ही नहीं किया। आपसे कहा गया रोड का काम करवाओ तो आपने कह दिया मैंने रोड के काम को रुका दिया। आपने कहा कि मैंने रोड के काम को रुका दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स का इंटर कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ, तस्लीम साहब सोते रहे, वो कॉलेज कहीं और चला गया। एक बाईपास जो आजाद चौक झंडा चौक से हरिद्वार तक जाता है, इन्होंने कहा कि मैंने इसके काम को रुकवा दिया। क्यों रुकवाया भाई? आपके पेट में दर्द हो रहा था तस्लीम साहब जो आपने इस काम को रुका दिया। कोई विधायक ऐसा भी होता है कि काम को रुका देगा, मगर तस्लीम साहब को लगता है कि भाजपा का डर दिखाओ और इन लोगों को वोट हासिल कर लो। अब आप जानते हैं कि नजीबाबाद में विकास शहर में कोई नहीं हुआ। ये पूरी समाजवादी की लीडरशिप ढीली लीडरशिप है, एकदम बिल्कुल ढीली लीडरशिप है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नजीबाबाद और बिजनौर जिले के विकास के लिए आने वाले विधानसभा में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और फिर बाबा ने आकर कहा था यहां पर कि इंटीग्रेटेड एथेनॉल प्रोडक्शन का 2017 में फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा, 56 करोड़ रुपये खर्चा किए और कहा कि 40,000 लीटर एथेनॉल हर दिन में बनेगा। मार्च 2024 से फैक्ट्री बंद है। बाबा को फिक्र ही नहीं है, मगर बाबा से पूछो तो बाबा बोलेंगे अगर कोई रोड पर आकर सड़कों पे आकर गुंडागर्दी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे करने वालों के साथ पीढ़ियों तक इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बाबा का बयान है। माने उन्होंने कहा था 10 मुहर्रम के जुलूस के बारे में जो शहादत हुई नवासे रसूल इमाम हुसैन की, तो हम बाबा को बताते हैं कि जो 10 मुहर्रम का जुलूस है बाबा, वो नवासे रसूल की शहादत और अहले बैत की शहादत के सिलसिले में जुलूस निकलता है। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वक्त के यजीद ने भी, उस वक्त के यजीद ने भी
और इस वक्त के यजीद भी यही समझता था कि कमजोरों को खत्म करने से कामयाबी मिल जाएगी। सुनो वक्त के यजीदों, करबला से पैगाम आ रहा है कि जिस तरह इमाम हुसैन ने यजीद की ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया, जिस तरह इमाम हुसैन और उनके आले रसूल ने हक की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दन को कटाना पसंद किया, आज हम वही इमाम हुसैन का परचम उठाकर वक्त के यजीदों से कह रहे हैं कि हम यजीदों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम यजीदों के सामने हाथ बढ़ाकर भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमको हमारा हक मिलेगा। और याद रखो जालिमों, अज़ा हो रही थी इसलिए हमने वक्फा लिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म बढ़ता है तो दब जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि यहाँ पर नजीबाबाद में एक शुगर मिल का भी क्या हाल होकर रह गया। बाबा कहते हैं कि पीढ़ियाँ याद रखी जाएंगी, पिछले साल किसकी इबादतगाह के सामने तमाशा किया गया था वो आप जानते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि आज हमको एक तरफ से डराया जाता है। अखिलेश कहते हैं कि अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो कभी चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आज़ादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। वो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के उस गलतियों की बिना पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी इक़्तिदार पर आकर बैठ गई और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। यही बात ममता बनर्जी ने कही थी बंगाल में, मगर आपने देख लिया क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जो एक तरफ डरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि तुमको ऐसी सदा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं पहले अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव की पार्टी में एक साहब ने हमको मोहन भगवत से मिला दिया, मोहन भगवत से हमको मिला दिया। खैर, उसका भी जवाब देता हूं। याद रखो, तुम जो कुछ बोलोगे मैं हर एक का जवाब दूंगा। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी जबान को रोक सके। संविधान और जमहूरियत के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीद कर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से हम पूछना चाह रहे हैं
वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे, जो यादव नहीं होगा अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा। और आप मुझे कहते हैं कि मोहन भगवत से मिलाते हैं। अरे नादानो, तुम्हारे नेता को तुम जाकर पूछो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से तुम्हारे नेता को इतनी मोहब्बत क्यों है, बताओ मुझे, किस लिए मोहब्बत है बताओ। मोहब्बत की बुनियाद जात है, और मैं तुम्हारे लिए पुकार रहा हूं, लड़ रहा हूं। ना मैं जात देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं मजलूम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये अखिलेश की सियासत है कि यादव बीजेपी का होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये पीडीए का असली चेहरा है आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हमको मोहन भगवत से मिलाते हैं, अब जाकर तुम्हारे नेता से पूछो। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए, और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते, हमारा ही वजीफा पढ़ रहे थे। सीमांचल की जनता ने कहा कुछ नहीं, वोट कटेगा नहीं, मंजलिस को वोट जाएगा, पतंग छाप को वोट जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ऐ चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना देख, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। जिस पर कुदरत को नाज है इंसान हूं मैं। तुमको नाज होगा अखिलेश पर, तुम अपनी नाज करते रहो। अखिलेश को तड़प है तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री, जहां पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जहां पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है, उस मुख्यमंत्री की क़यादत में, उसके लिए अखिलेश यादव मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बचाव के लिए आ रहे हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों जो कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी, अरे समाजवाद नहीं है, ये सिर्फ यादववाद की सियासत है, जिससे आपको निकलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते हैं क्या वैसी तुम क्या सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? नहीं, मुसलमान की बात इसलिए करता हूं, दलित की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म उन पर होता है। बताओ, बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका इनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है, मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है, तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, एक ब्राह्मण बच्चा था। तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यह भी अपील कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा, हम उनसे पूछना चाहते हैं 2024 में पुलिस कांस्टेबल का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक कैसे हो गया बाबा? पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक कहां से हुआ? गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस से हुआ।
पेपर लीक आप जानकर तकलीफ होंगी कि 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन हुआ भारत में। 10 साल में 48 मरतबा और 89 मरतबा पेपर लीक हुआ है। 56 इंच का सीना देश के प्रधानमंत्री का, मगर उसमें से भी पेपर लीक हो जा रहा है। 10 साल में 48 मरतबा री एग्जामिनेशन, 89 मरतबा पेपर लीक। महाराष्ट्र में टीचर्स का इम्तिहान पेपर लीक। माने बताओ ये लीक कैसे हो रहा है। अब हद तो ये हो गई। आप देखिए कि फिर दोबारा इम्तिहान हुआ, 28 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे। कितने पोस्ट के लिए? कुछ 26,000 या 30,000 पोस्ट के लिए। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, तुम नफरत करना चाहते ना, करो हमसे नफरत, मगर ये तो बताओ कि 11 साल में तुमको क्या मिला सिवाय नफरत के। 26,000 पोस्ट के लिए 28,50,000 बच्चे इम्तिहान लिखते हैं। बताओ आपको क्या मिला। आज हम आ रहे थे तो जहां पर हम होटल में ठहरे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कुछ बोल दीजिए। हमने कहा क्या सवाल है तुम्हारा? तो कहा वो चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे। कैसा तुम पाकिस्तान से बात करें? अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पाकिस्तान का रुख नहीं किया, हमने भारत को अपना सरजमीन माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जुल्म करते जाओ, मगर याद रखो हम इस जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसी जमीन पर सीना तान कर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर अपना नेता बनाएंगे, इसी जमीन पर खड़े होकर जो हमारी सरजमीन है हम अपने पूरे हुकूक को मनवा कर रहेंगे। जो लोग हमको गाली देते हैं, मैं तुमको आज आईना दिखा रहा हूं, बताओ तुम उस पर क्या कहोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है। बीजेपी को रोकना है, आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं।
मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे इस बात को तुम कमजोरी की अलामत समझो। ये कमजोरी की अलामत नहीं है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा इख्तियार है, मगर याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ बड़े दराज हैं। ये हाथ जो आज तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ रहे हैं, कल तुम्हारे गिरबान के तार खेलेंगे तो तुम रोना नहीं, तुम रोना नहीं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदल देंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदलेंगे। अब नहीं होगी गुलामी की बात, अब नहीं होगी दरी बिछाने की बात, अब हक की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, नेता बनाने की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपके सामने इखलास के साथ आपके सामने रखने आए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में हम सब मिलकर पतंग को अपना निशान बनाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और अपने सेलफोन की लाइट खोलकर सबको बता दीजिए कि अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिस्सेदारी की। अब हमारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। अब हमारी लड़ाई विधानसभा में हमारी बेबाक आवाज को पहुंचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मटेरा में शौकत साहब को हमने कैंडिडेट बनाया तो समाजवादी पार्टी के 20 साल के विधायक डर कर अब खतना कैंप में भी जा रहे हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।